आपके साथ अर्पिता आर्या। न जाने कहां से दिल्ली में घुस आए हैं वो अपराधी जो जरा सी बात पर तैश में आते हैं, तुरंत ही चाकू चलाते हैं और जीते जागते आदमी के शरीर को छलनी करके मार डालते हैं और फरार हो जाते हैं। चाकूबाजी की दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर अब दिल्ली को सन्न कर दिया है। फिर से एक ऐसा अपराध हुआ जिसने दिल्ली को डरा दिया है। कोई इसे मजहबी नफरत का खूनी वार बता रहा है, कोई धर्म वाली लड़ाई में किया कत्लेआम बता रहा है। हर कोई नीतीश के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठा रहा है। दिल्ली के बलजीत नगर में युवक के शव के साथ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के बीच इलाके का माहौल गर्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश नाम के युवक पर 3 लड़कों ने चाकुओं से वार किया। मामूली विवाद में नीतीश का कत्ल कर दिया। आरोपी दूसरे धर्म के हैं, लिहाजा कुछ लोग हत्या को धार्मिक रंग दे रहे हैं। नीतीश की हत्या की वजह उसका हिंदूवादी संगठन से जुड़ा होना बता रहे हैं। हाँ जी, बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था बजरंग दल का, संघ का स्वयं सेवक था और आए दिन बजरंग दल के कार्यक्रमों में जाता था। हत्या की क्योंकि वो हिंदूवादी चेहरा था, क्योंकि बजरंग दल के हिंदू मुस्लिम। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। 3 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे हैं। आप देखिए तो नीतीश की मां जो है वो यहाँ पर मौजूद है, परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी में काफी ज्यादा गुस्सा है। लगातार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है। हत्याकांड की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि तीनों ही आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की तस्वीरें नीतीश की जिस तरह से हत्या की गई, घेर कर ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद डाला गया और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस हत्या के पीछे धर्म वाले किसी भी एंगल से इनकार कर रही है। 2 गुटों में हुई झड़प को हत्या की वजह बता रही है। इसमें 2 लड़कों के 2 ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी। तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका। उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश, उनकी कल रात को मौत हो गई है और अब हमने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस आरोपियों और मरने वाले युवक की पूरी तफ्तीश कर रही है और इस तफ्तीश में नीतीश के भी आपराधिक इतिहास की जानकारी मिल रही है। तो हमारे पास हम लोग फुटेज से अपनी जो तफ्तीश करना है उसमें ये लड़के खुद ही अग्रेसर्स हैं। ये नीलेश के ऊपर, आलोक के ऊपर, दोनों के ऊपर आपराधिक मामले हैं पुराने और इन्होंने जाके उन लड़कों को रोका है, उनको मारा है और फिर जिनको इन्होंने पीटने की कोशिश की उन्होंने इनको थोड़ा ज़्यादा पीट दिया है। तो ईंटों से मारा है, जो कि जिसकी वजह से हमने केस दर्ज किया। नीतीश की हत्या के बाद से बलजीत नगर में तनाव है। RAF की तैनाती है ताकि कोई भी माहौल बिगाड़ न सके। इस हत्याकांड की आड़ में लोगों का गुस्सा भड़का न सके। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में चाकूबाज अपराधियों ने जीना दुश्वार कर दिया है तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडित आतंकियों के टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। पूरन भट्ट अपने सेब के बागान में सेब तोड़ने जा रहे थे, मगर रास्ते में आतंकियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि घाटी में कश्मीर पंडित कब सुरक्षित होंगे।
कश्मीर में गम है, गुस्सा है, बेबसी है, आंसू थम नहीं रहे। यकीन नहीं हो रहा कि जो साथ था, सहारा था, अपना था, अब नहीं है। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आखिरी यात्रा में मानो पूरा जम्मू ही उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोग जुटने लगे। मुश्किल घड़ी में हर कदम भट्ट परिवार के घर की ओर बढ़ रहे थे। आंखें नम थी, दिल में आक्रोश था, हर जुबान पर सवाल थे कि आखिर क्यों बार बार खून से लाल हो रहा है कश्मीर। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का आखिर क्या कसूर था? क्या यही कि वो कश्मीरी पंडित थे? क्या यही कि वो अमन पसंद थे? क्या यही कि वो बेखौफ होकर अपने सेब के बागान में जा रहे थे? तो वो दिन में वो सेबों का काम करते थे। मैंने बोला ठीक है, और उसने पूछा मुझे बता और कहानी सुनाओ कुछ। मैंने बोला तो थका हुआ है तो सो जाओ, बस इतनी बात हुई थी। कल मैं फोन करूंगी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जब से खबर मिली है बेसुध पड़ी है, बार बार रोने लगती हैं और जब आंसू सूख जाते हैं तो निढाल पड़ जाती हैं। दोनों बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों छोटे हैं, बेटी 7वीं में पढ़ती है और बेटा 5वीं में। वह तो चरम पर ही था, लेकिन ये घाटी नहीं छोड़ी इसने। ये बिल्कुल वहां पर रहे और अपनी खेती बाड़ी करते थे, तो उसी पर लिवलीहुड इनका चलता था। इनके बच्चे फिर जब थोड़े बड़े हो गए, इनका बच्चा है 3री जमात में पढ़ता है और बेटी इनकी आई थिंक 8th में पढ़ती है। जब पीक पर मिलिटेंसी थी 90s में, ये नहीं निकले। अब इन बेचारों के बच्चों का सोचो, गवर्नमेंट को इस पर दे हैव टू टेक द सीरियस नोट ऑफ इट। आतंकियों ने सेब की लाली के मशहूर शोपियां के सेब बागीचे में पूरन कृष्ण भट्ट को गोलियों से भून दिया। पूरन कृष्ण सेब तोड़ने में भाई की मदद के लिए शोपियां गए थे। कोविड के वक्त पूरा परिवार जम्मू आ गया था। अब सेब के सीजन में पूरन जम्मू से शोपियां आते जाते रहते थे। पूरन 3 दिन पहले ही शोपियां गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। सरकारें इसलिए होती हैं कि वो ऐसे अपराधों पर लगाम लगा सके, मगर सरकारों का काम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी होता है। लेकिन यूपी से जो तस्वीर सामने आई वो व्यवस्थाओं की चिंदियां उड़ाती हुई दिख रही हैं। टीटी की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ा तो सारे सरकारी रास्ते ध्वस्त हो गए। रेलगाड़ी में भेड़ बकरी की तरह भर भर कर अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। हम लोग आज सेंटर से 12 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ना ऑटो मिल रहा है, ना ट्रेन में टिकट मिल रहा है। ये कैसे होगा? लोग खिड़की से, अभी आपने देखा, खिड़की से अंदर घुस रहे हैं। ना बैठने की जगह है, ना प्रॉपर इंतजाम है। तो व्यवस्था पूरी खराब हुई है। एग्जाम देने अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ। कोई भी बच्चों की जान माल की कोई परवाह नहीं किसी भी सरकार को। रेल में भूसे की तरह भरे हुए इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले रही हैं। ये तस्वीरें चुनौती दे रही हैं उन तमन्नाओं को जो तीर बनकर बुलेट ट्रेन में उड़ना चाहती हैं, लेकिन फंसी पड़ी हैं बोगियों में, धंसी पड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तस्वीरें लज्जित करती हैं उन दावों को जो बताते हैं कि भारतीय रेल के विकास की रफ्तार का विस्तार हो रहा है। कहूँ रुकने की जगह नहीं, बैठने की जगह, लेटरिन पेटने की कोई दिक्कत यहाँ पर बहुत परेशानी है। तो आदमी ठोकर खा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ना बस की व्यवस्था है, ना किसी कोई व्यवस्था नहीं है। 2000 रुपये खर्चा किया यहाँ तक आने के लिए केवल। इन तस्वीरों को देखकर तरक्की की इश्तिहारी नुमाइशें क्यों ना सिसक पड़े अपनी आस्तीनों में छिपकर, राष्ट्रवाद के मुहावरे क्यों ना रो पड़े इन चेहरों पर उतरी हुई उदासी देखकर। हम लोग आज सेंटर से 12 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ना ऑटो मिल रहा है, ना ट्रेन में टिकट मिल रहा है। ये कैसे होगा? नौकरी के खोज में लाखों अभ्यर्थी भागे जा रहे हैं।
खुद से, हमसे, आपसे इस भागम भाग में छूटा जा रहा है सब कुछ, सपने अपने। क्या बदहाली के इंतजाम है? अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं कि ये ट्रेन ऑलरेडी भरी हुई है, लोग बाहर तक यहाँ पर लटकते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रेनों में जगह नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की भीड़ सिर्फ इसलिए वेट कर रही है कि वो ट्रेनों में किसी तरीके से चढ़ने पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई अभ्यर्थी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, 400 500 किलोमीटर दूर से आए हैं और ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। पीटी की परीक्षा होनी थी, 37 लाख फॉर्म निकले थे, लेकिन 75 जिलों में सिर्फ 1899 सेंटर बनाए गए थे। सेंटर कम थे, छात्र ज्यादा। ऊपर से रैंडम परीक्षा प्रणाली बनाई गई, जिसमें छात्रों को अपने घर से 400 किलोमीटर की दूरी तक सेंटर मिला। तो पहली चुनौती परीक्षा देने से पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की थी। ट्रेन में सीट मिलनी तो छोड़िए, दरवाजे से घुसने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन रामपुर के लिए जो गई थी उसमें सर इतनी भीड़ थी कि गर्ल्स भी खिड़कियों पे लटक लटक के आ रही थी वो। अच्छा। तो जो बच्चे थे वो भी खिड़कियों में से घुस रहे थे और जो जिसमें बैग वगैरह रखते हैं ना, उसमें बैग रखने की जगह में तो लड़के घुसे हुए थे, लड़के वगैरह घुसे हुए थे काफी। कोई विंडो का लोहा पकड़े खड़ा रहा, कोई खिड़की से आधा शरीर अंदर करके पहुंचने की कोशिश में रहा। कुछ ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह भर गए, मानो कह रहे हो कि हमको चलना होगा। जिस ट्रेन में मैं आया हूँ उसमें ऐसी हालत थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब गर्ल्स भी काफी बीच बहुत ज्यादा दिक्कत है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब बैठना तो छोड़ो, मतलब बहुत बेकार हालत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बोगी के भीतर जहाँ तहाँ गिरे पड़े मिले हैं अभ्यर्थी। एग्जाम देने अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, कोई भी बच्चों की जान माल की कोई परवाह नहीं किसी भी सरकार को। इस तरीके का मैनेजमेंट अगर एग्जाम होने से कम एक हफ्ते एग्जाम कराना चाहिए ताकि बच्चा अपना टाइम टू टाइम आके और एग्जाम को कंप्लीट कर सके। सवाल सीधा और सरल है कि सेंटर दूर क्यों भेजे गए, और अगर सेंटर दूर भेजे गए तो अभ्यर्थियों के पहुंचने की व्यवस्थाएं आधी अधूरी क्यों रही? राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। यूपी पेट फॉर्म 33 लाख, खाली पद गिनती के। इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ठोकर खाना तो बेरोजगारों का मुकद्दर हो चला है। सवाल ये है कि ये मुकद्दर बदलता क्यों नहीं है? कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। अभ्यर्थियों ने बदइंतजामी का सामना किया तो सियासत सुलग उठी, मगर दिल्ली की सियासत तो शराब पर मदमस्त है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन किया। कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया जा रहा है। 12% दे दो, 6% ले लो, कमाई आम के आम गुठली के साथ। मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई का बुलावा है। सीबीआई अब इस केस के आरोपी नंबर 1 सिसोदिया से तमाम सवाल करेगी। इस सवाल जवाब के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीबीआई के समन की सूचना आते ही आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ गया। बीजेपी को दिल्ली सरकार पर हमले का सबसे बड़ा मौका मिल गया। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। 12% दे दो, 6% ले लो, कमाई आम के आम गुठली के दाम।
सीबीआई के समन के बीच सिसोदिया ट्वीट कर सत्यमेव जयते का भरोसा जता रहे हैं, तो सीएम केजरीवाल उन्हें मौजूदा दौर का भगत सिंह बता रहे हैं। पार्टी का हर नेता सीबीआई के समन पर सवाल कर रहा है। सिसोदिया को समन के बाद बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा। मनीष जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? सीबीआई की कई छापेमारी और 3 करीबियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मनीष सिसोदिया से सीधी पूछताछ होनी है। अब इसे लेकर दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त तनातनी है। आम आदमी पार्टी पूरी कार्रवाई को गुजरात चुनाव से जुड़ा बता रही है, तो बीजेपी शराब नीति के नाम पर घोटाले का पूरा हिसाब गिना रही है। कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है। उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है। सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। शराब नीति घोटाले की जांच के आदेश के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, घोटाले की तमाम कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन अब सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई के पूछताछ से पहले दिल्ली का सियासी ताप बढ़ रहा है। 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक। 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। जिसने चोरी की है उसे सब बातें पता है कि किस किस से गुलाबी नोटों की गड्डियां ली हैं, किस किस से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये आज पूरी दिल्ली और देश की जनता जान चुकी है। जो ईमानदारी का लबादा ओढ़े थे उनका नकाब उतर चुका है। दिल्ली और देश की जनता के अंदर उनका भ्रम टूट गया है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की राह चलने के लिए आए थे वो कट्टर बेईमान निकले। सिसोदिया को सीबीआई का समन ऐसे वक्त जारी हुआ है जब आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल चुनाव में जोर लगा रही है। अब सीबीआई के एक्शन को दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दा बना रही हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच जब कल मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है, समन किया गया, उनसे पूछताछ होनी है, वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है एलजी को और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सोचिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है, इसको लेकर सिसोदिया की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई। समय निकालकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दे एलजी साहब, ये बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन चुका है। मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी बकायदा एलजी को लिखा और उसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। बलजीत नगर में 25 साल के लड़के की हत्या हुई, जिसको लेकर परिवार के लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने इसी का हवाला देकर कि दिल्ली में किस तरीके से अपराध चरम पर है, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एलजी को ये चिट्ठी लिखी है। समय निकालकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दे एलजी साहब, ये बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी। दिल्ली अपराधियों की राजधानी बन गई है, दिल्ली को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को बकायदा ये चिट्ठी लिखी है। और अब बात एक टीवी एक्ट्रेस की। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
वैशाली के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के जरिए हत्या की वजहों का पता भी लगाया जा रहा है। एसीपी एम रहमान ने यह बताया कि एक्ट्रेस के सुसाइड नोट में एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा किया गया है। सुसाइड नोट के मुताबिक वैशाली ठक्कर काफी परेशान थी, उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें तंग कर रहा था।